Thank you so much for coming to the School of Waste podcast. I was very nervous to call you, but I have recently read a book called The 5 Second Rule. और उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कुछ करना है ना courageous और if you're feeling nervous and afraid to do something, just count 5, 4, 3, 2, 1 और वही मैंने किया. I gave you a call after that. It became easy. Thank you so much for doing this. My pleasure. Thank you. Thank you, Saurabh. So Maha, I want to ask you a very simple question. हमें ना लाइफ में लगता है कि कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं और उसके रिजल्ट्स नहीं आते. फिर ये सारी डिबेट शुरू होती है कि क्या लक बड़ा कंट्रीब्यूटर है हमारे सक्सेस के लिए या हार्ड वर्क कंट्रीब्यूटर है. आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस बारे में? आप क्या सोचते हो कि चीज़ें लक से होती हैं या अगर कोई भी आदमी मेहनत करता है तो वो कुछ भी कर सकता है लाइफ में? नहीं, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि मेहनत ही सबसे बड़ा है। लक, हाँ, लक कभी-कभी ऐसे लगता है कि लक का होना ज़रूरी है, पर ऐसा नहीं है कि अगर आप लक पर सब कुछ निर्भर करके मेहनत करना छोड़ दें। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा सुनते हुए कहते हुए सुना है कि अरे वो तो लकी नहीं था या लकी नहीं थी और फिर मेहनत छोड़ दी। मैं लकी नहीं था या मैं लकी और मेहनत छोड़ दी। मैं उसको नहीं मानती। वो कहते हैं ना कि देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। मैं उस पे विश्वास करती हूँ क्योंकि और मैंने बहुत गुणी लोगों से ये सुना है कि अगर आपको ऐसे लगता है कि मैंने मेहनत बहुत किया है, तो फिर आपने मेहनत में थोड़ी कसर छोड़ दी, इसीलिए नहीं मिला। तो ये आई हैव ऑलवेज फॉलोड दिस प्रिंसिपल। ये मैंने बहुत ही बड़े लोगों से सुना है कि जब आपको लगे कि मेरी मेहनत पूरी थी, तब आपकी मेहनत सिर्फ 50% थी। ऐसा समझकर आप आगे चलिए तो और मिलेगा। तो मैं हमेशा ये मानती हूँ कि लक काम में आता है। हाँ, अगर लक भी हुआ तो बहुत अच्छा, लेकिन मेहनत सबसे ऊपर है। राइट. तो अभी दो चीज़ें हो गई हैं मेनली. जैसे यू हैव सीन 25 years ऑफ द इंडस्ट्री, राइट, ऑलमोस्ट. तो जी, काफ़ी लंबा टाइम है वो अपने आप में. आपने सारे चेंजेस विटनेस किए हैं, फ्रॉम रिकॉर्डिंग ऑन जी, टेप्स एंड डिजिटल एंड सब फिजिकल रिवर्ब्स हुआ करते थे, लाइव म्यूजिशियंस के साथ रिकॉर्डिंग होती थी, सब बदलता गया धीरे धीरे. और अब टाइम आ गया है हमारा इंटरनेट का. तो एक नया जी, चेंज आया है जो है कि देर आर टू एस्पेक्ट्स. एक है आर्टिस्ट्री और एक है मार्केटिंग. हुँ, अभी क्या हो रहा है कई जगह पे, काफ़ी चीज़ हम देखते हैं कि मार्केटिंग के बेसिस पे काफ़ी हुँ, लोग और आर्टिस्ट लॉन्च होते हैं. बहुत सारे, और बड़ी हैवी मार्केटिंग होती है. इतनी हैवी जी, मार्केटिंग होती है कि हम एज अ लिसनर बिलीव करने लग जाते हैं कि ये बंदा आर्टिस्ट है और ये अच्छा आर्टिस्ट है. लेकिन जो एफर्ट जा रहा है वो एक कॉरपोरेशन का जाता है मार्केटिंग करने में. जी, जब आप ये पूरा ट्रेंड देखते हो कि किसी चीज़ को इतना ज़्यादा डिजिटली मार्केट कर दिया जाए कि वो चीज़ हुँ, फेमस और हुँ, असली लगने लगे, इल्यूजन की तरह, हुँ, तो आपको क्या हुँ। लगता है, क्या फील होता है कि क्या ये आर्टिस्ट एक्चुअली आर्टिस्ट लगते हैं आपको, या आपको लगता है कि दे शुड हैव पुट इन द वर्क, दे शुड हैव पुट इन द वर्क इनटू सिंगिंग, दे शुड हैव पुट इन द वर्क इनटू डेवलपिंग आर्टिस्ट्री? व्हाट डू यू फील हुँ। अबाउट दैट? हाँ, मैं सहमत हूँ आपके इस बात से। मुझे अगर किसी बात का गिला है या इफ आई लैमेंट कि जितना टेक्नोलॉजी हमको बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। जैसे आपने कहा मेरी शुरुआत उस दौरान हुई जब मैंने रूबरू देखा है लाइव रिकॉर्डिंग, मतलब 50-60 म्यूजिशियंस बैठे हैं, लीड सिंगर गा रहे हैं और अगर लीड सिंगर ने गलती की या म्यूजिशियंस की तरफ से गलती हुई, तो पूरा फिर से रिकॉर्ड करना पड़ता था। और देन एंड नाउ जब हम एक-एक वर्ड भी पंच करके रिकॉर्डिंग के दौरान एक-एक लाइन, एक-एक वर्ड पंच करके गा सकते हैं। एंड देन नाउ टू द अदर पार्ट ऑफ पॉपुलर बनने के लिए इंटरनेट ने जो साथ दिया है, मैं कहूँगी, लेकिन साथ दिया है, लेकिन ज़रूर ये एक गिला है मुझे कि अनफॉर्च्यूनेटली कुछ ऐसे आर्टिस्ट्स को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है किसी दूसरी कोई अलग-अलग दूसरी वजह से। टैलेंट के बलबूते पर नहीं। टैलेंट के बलबूते पर अगर होता तो शायद हमें 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 ये क्वेश्चन ही नहीं आते
बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आते हैं कि आपको क्या लगता है कि ये सही है या गलत। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं जाकर जो हमारा जो क्वालिटी है, जो आर्टिस्ट्री है जो आप कह रहे हैं, वो घटता जाएगा, वो कम होता जाएगा। और हम जो यंग ऑडियंस है या जो लोग सुनेंगे वो यही कहेंगे कि यही तो अच्छा है। हम्म। वो भूल जाएंगे कि जो जो मायने थे पहले, जो हमने सुना था या हमने जिसको अपने मायने बनाए थे, वो नहीं रहेंगे। सो ये आई डोंट अग्री विद दिस कि ये जो जिस तरह की प्रमोशन की जाती है, जिस तरह एक आर्टिस्ट को, किसी एक आर्टिस्ट को और फिर कुछ इस तरह प्रमोट किया जाता है कि वो ही और शी इज द नेक्स्ट बिग थिंग। मुझे नहीं लगता सही है। लेकिन मैं ये भी कहूंगी कि मैं ऑडियंस को बुद्धू नहीं मानती। हम्म। मुझे ऐसे लगता है कि ऑडियंस अगर एक फैड भी हुआ, अगर सुनते भी हैं, तो वो कुछ दिनों में उनको पता लग जाता है कि ये कहते हैं ना, कौन कितने पानी में है, वो उनको पता चल जाता है। शेल्फ लाइफ कम वो होती है, बहुत कम शेल्फ लाइफ। बहुत कम होती है। और फिर वो ऑडियंस जो कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि ऑडियंस बहुत फिकल होते हैं, बहुत जल्दी अपना है, लेकिन क्यों नहीं? अगर उनको ये समझ में आ गया कि फलाना ढिमका आर्टिस्ट इज नॉट वर्थ इट, हम्म। देन दे मूव ऑन, दे मूव टू द अदर आर्टिस्ट, और दे गो बैक टू जो अदर आर्टिस्ट हैं, या जो जिनको शायद उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली या सफलता नहीं मिली इन इन वजहों से, और फिर वो ढूंढते हैं। तो इट्स अ कैच 22। पर मेरे हिसाब से ऐसा, मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा सा डिसर्निंग होना चाहिए। जो ये जो बिगर कंपनीज हैं या कॉर्पोरेट हाउसेस हैं या म्यूजिक कंपनीज हैं, हल्का सा आई थिंक दे शुड बी एबल टू डिसर्न दैट इन आर्टिस्ट को प्रमोट नहीं करना चाहिए फॉर ऑब्वियस रीजंस। वेल, वेरी वेल फ्रेम्ड, आई मस्ट से। आपको क्या लगता है कि एक अच्छा एक एज का एक फेज़ होता है क्या हर आर्टिस्ट के लिए, या कोई म्यूजिशियन बनना चाहता है, इंडस्ट्री का पार्ट बनना चाहता है, तो कई लोग ऐसे डिफाइन करते हैं इस चीज़ को कि अगर आप 20s में कुछ कर लो तो हो जाएगा, उसके बाद नहीं होगा, या उससे कम उम्र में कर लिया तो हो जाएगा, उसके बाद नहीं होगा। आपको लगता है कि एक अच्छे आर्टिस्ट के लिए कोई टाइम पीरियड सही है इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए, या अपना नाम कमाने के लिए, या जो भी वो क्रिएट करते हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए इंडस्ट्री में आके, या आपको लगता है कि एज इज़ जस्ट अ नंबर? If you have good content, if you have good artistry, you will be more than welcome. यस, आई एब्सोल्युटली बिलीव दैट। मुझे नहीं लगता कोई उम्र, एनी एज इज अ क्राइटेरिया। अगर आप 14 साल या 13 साल की उम्र में ही आप प्रोडिजियस टैलेंट लेके निकलते हो, आते हो, तो आपको एक्सेप्ट करते हैं लोग। या बहुत लोगों को सुना है जो काफी लेटर इन लाइफ कुछ और कर रहे थे और सडनली द बग बिट देम, और कहते हैं कि ये करना चाह रहा था या चाह रही थी और तब हुआ नहीं, और अब बहुत इच्छा है कि अब कुछ किया जाए। तो आई थिंक एज का, आई डोंट थिंक इट मैटर्स एट ऑल। मेहनत बहुत जरूरी है, और सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर आपके पास टैलेंट है तो एज इज इररिलेवेंट। बहुत सारे हमने नाम सुने हैं जो बिल्कुल 16 या 17 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने करियर शुरू किए हैं और बहुत ही क्रेजी फेम भी अटेन किया है, अचीव किया है। हम्म। तो आई थिंक और बहुत सारे करियर्स ऐसे भी हैं जो बिल्कुल 16 या 17 या 18 साल की उम्र में शुरू हुआ है और अब तक, यानी अगर वो 60 या 70 साल के अभी भी चल रहा है उनका करियर। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आपकी टैलेंट क्या है, आप कितना सीखना चाहते हैं, और आप सीखते रहें, और कितना उसको कहते हैं ना कि आप जितना अब्सॉर्ब करते हैं, कि आपने कुछ अच्छी चीज सुनी, उसको आपने अपने काम में ढाला, कॉपी नहीं, हम्म। एक तरह से कहते हैं ना इम्बाइब किया, और उसको फिर अपने काम में ढाला, और उसको किस तरह अपने आप को री इन्वेंट किया, वो बहुत मायने रखता है कि आपको एक लॉन्ग एंड सस्टेनिंग करियर देने के लिए। हम्म। एज इज जस्ट अ नंबर, एब्सोल्युटली। तो री इन्वेंशन का जो एस्पेक्ट है, जैसे इंस्टेंट कर्मा ने जब वर्जन्स बनाए थे लॉन्ग अगो इन द जी 90s, तो आपने वो गाए थे बाहों में चले आना, और कुछ तीन चार जी और गाने थे, एंड देवर दीज ब्यूटीफुल एल्बम्स जो एहसान और लॉय ने बनाई थी। जी एक बहुत स्पेशल चीज़ है उसमें कि मेरे लिए मैंने पहली बार वो गाने वैसे ही सुने थे, मुझे नहीं पता था
जब मैं छोटा था कि ये हिंदी गाने हैं दूसरे, मतलब और हुँ, पुराने टाइम के हैं। फिर मैंने वो जी। भी सुने, मैंने ये भी सुने जो आपने रीवर्जन, जो रीमेक हुँ, सुन के बनाए थे। हुँ, तो एक बड़ा स्पेशल एलिमेंट मुझे उसमें लगता है कि वो ऐसा नहीं लगता कि आप उसको इमिटेट करने की कोशिश कर रहे हो, कि आप कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं बिल्कुल आशा जी की तरह गा दूं किसी तरह और सब। या तो आपने मेंटेन किया है कि इट साउंड्स लाइक यू, एंड हुँ, उसमें आपने वो भी, जो उसकी एनर्जी है, गाने की वाइब है, जो फीलिंग आती है उस गाने से, वो भी प्रिजर्व्ड है मेरे देखे। हुँ, हुँ। इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपने कुछ स्पेसिफिक, क्या स्पेशल इंग्रेडिएंट है, हैव यू वर्कड ऑन दिस सेपरेटली, कि मैं इस तरह से सोचती हूँ गाने को, इस तरह से अब्जॉर्ब करती हूँ, और फिर जब मैं गाऊँ तो मुझे ये हुँ, एलिमेंट्स याद रखने हैं, इन एलिमेंट्स हुँ। को भूल जाना है। कुछ सिस्टम है आपका कि आप एनर्जी प्रिजर्व रख सको और अपना एलिमेंट भी डाल सको? अ, जब एक्चुअली कवर वर्जन्स करना एक बहुत डाइसी हो जाता है क्योंकि कंपैरिजन्स होते ही हैं। खासकर ये ऐसे गाने हैं जो ऐसे नामचीन कलाकारों ने गा दिया है, तो ऑब्वियस कंपैरिजन्स होते हैं कि इनको हाथ नहीं लगाना चाहिए, खराब हो गया। वो लता जी ने ऐसे गाया था, आशा जी ने ऐसे गाया था, तो बहुत ही केयरफुली उनको चुनना पड़ता है और उसको गाना पड़ता है विदाउट टेकिंग अवे फ्रॉम द ब्यूटी दैट दे हैव यू नो तो वो ज़रा उसका लिहाज़ किया मैंने, काफ़ी हद तक मैंने किया, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि मैं कभी भी नकल जो है उसमें विश्वास नहीं रखती थी कि मैं इनकी तरह गाना चाहती हूँ, इनकी तरह हालाँकि हमने जब शुरुआत किया था तो सबने कहा आप इनके जैसे सुनाएँ, आपकी आवाज़ इनसे मिलती-जुलती है इसके लेकिन वो होता है बिकॉज़ व्हेन यू ग्रो अप लिस्टनिंग टू अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट्स समवेयर अनकॉन्शियसली आप किसी को थोड़ा-सा अपने ज़हन में रख के गाते हो उनकी तरह। लेकिन आई ऑलवेज़ फ़ील कि अच्छी चीज़ें आप लीजिए जो आपकी आवाज़ और आपके रेंज और आपके स्टाइल के साथ मैच हो हम्म। और फिर बाकी बाकी छोड़ दें। तो मैंने उस तरह से अपना थोड़ा-सा वो अपने रियाज़ में जो मैं सुनती हूँ, जो आर्टिस्ट को सुनती हूँ, मैं उनसे अच्छी चीज़ें लेकर अपनी गायकी में डालने की कोशिश करती हूँ और फिर अपना एक इंडिविजुअल स्टाइल बनाने की कोशिश करती हूँ। यही मैंने किया और शायद अब आकर मुझे वक़्त लगा। ये नहीं है कि मैंने जैसे ही मैंने कदम रखा और मैंने बिल्कुल आई बिकेम बहुत निपुण हो गई इन बातों में। लेकिन मैंने बहुत कोशिश की कि मैं किसी और की तरह साउंड ना करूँ। कुछ-कुछ बातें जो मेरे गले से निकलती हैं वो मेरे ही लगे, किसी और की ना लगे। क पीपल आइडेंटिफाई एज़ दैट ये महालक्ष्मी का इंडिविजुअल स्टाइल है। हम्म। ये इस पे थोड़ी मेहनत होती है, बहुत म्यूज़िक सुनना पड़ता है, बहुत आर्टिस्ट को सुनना पड़ता है, अब्ज़ॉर्ब करना पड़ता है, अच्छी चीज़ें लेकर अपने म्यूज़िक में ढालकर उसको एक एक अपना एक डेफ़िनिशन देना ये बहुत ज़रूरी हम्म। है। तो मैंने कोशिश की और आई एम फॉर्च्यूनेट कि आप लोग कहते हैं कि उसमें आपको ये नज़र आता है, तो मेरी ये कोशिश रही है, मेरा ये रियाज़ रहा है। इनोवेट करना उसको, वो अलग से आपने जी, प्रैक्टिस किया है, वेरी ब्यूटीफुल। जी। सो व्हेन यू लुक बैक, कि ऐसे 20 साल पहले कुछ आपने रिकॉर्ड किया मान लीजिए, और आप, ऑफ कोर्स ओवर द इयर्स और रियाज और लर्निंग चलती रहती है, हम फिलॉसफी सीखते हैं, हम कई नई चीज़ें सीखते हैं लाइफ के बारे में, एक्सपीरियंसेस ऐड होते रहते हैं। तो जब आप अपनी पुरानी रिकॉर्डिंग सुनते हो, बहुत पुरानी, तो आप कितने क्रिटिकल हो उन्हें सुन के, कि आपको लगता है कि यार ये क्या गा दिया मैंने, मुझे ऐसे गाना चाहिए था, या और डू यू फील प्राउड कि यार अच्छा गाया मैंने 20 साल पहले भी? आपकी क्या फीलिंग्स आती है आपके टाइम में जब आप उन रिकॉर्डिंग्स को सुनते मिला-जुला है, दोनों हैं, कुछ गाने सुनकर ऐसे लगता है बहुत वाहियत है। हो? ऐसे लगता है काश मैंने ऐसे नहीं गाया था, काश मुझे और ज़रा मुझे मतलब म्यूज़िक डायरेक्टर या जो लोग थे वहाँ पर उनसे थोड़ी-सी और गाइडेंस मिलती और बेहतर हो सकता था। और कुछ ऐसे गाने हैं जो सुनकर मुझे वाक़ई में आई फ़ील प्राउड ऑफ माइ सेल्फ कि उस वक़्त जब बहुत ही नई थी और नए सिंगर्स को ऐसे चैलेंजिंग सॉन्ग्स नहीं दिया जाता था, तो मैंने वो गा दिया था। तो बहुत ही मिला-जुला मामला है मेरे इसमें। सर्टेनली देयर आर सर्टेन सॉन्ग्स जो मैंने तब रिकॉर्ड किए हैं, जो अभी भी लोग सुनते हैं। कुछ ऐसे गाने हैं जिनको कम से कम अभी 18 साल हो गए हैं, पर अभी भी लोग सुनते हैं और कहते हैं दे रिमेंबर दैट।
तो वो बहुत अच्छा लगता है एंड आई डेफिनेटली फील, हाँ, इम्प्रूव काफ़ी किया है मैंने और हाँ, वो गाने मैं भूल जाना चाहती हूँ। So how do you personally work on developing yourself? जैसे अभी आप बोल रहे हो कि आपने इम्प्रूव किया है, तो एक तो हमारी आर्टिस्ट्री है जिस पे आप ऑफ कोर्स, मैं आई एम श्योर आप रियाज करते हो, टाइम देते हो उन चीज़ों को, और फिर दूसरी चीज़ है फिलोसफीज, एज एज अ पर्सन आपने डेवलप किया है आपको ओवर द इयर्स। तो कोई सिस्टम है आपका उसको लेके कि कैसे, कितना रियाज कब करना है, कितना टाइम अपने जी। आप को देना है सेल्फ इम्प्रूवमेंट को? मैं एक्चुअली ये हमेशा दोहराती हूँ मेरे हर इंटरव्यू में, या जो भी यंगस्टर्स मुझे पूछते हैं कि नुस्खा बताइए ना पॉपुलर मतलब सक्सेसफुल बनने का, तो मैं उनको वही बात दोहराती हूँ जो मेरे गुरुजी ने मुझसे कहा था कई साल पहले। उन्होंने कहा एक अच्छा आर्टिस्ट बनना हो तो 50% सुनना, अच्छा सुनना, और 50% अपना रियाज, ये होना चाहिए। और शायद मैंने बहुत कॉन्शियसली वो फॉलो किया। रियाज करती हूँ, हर दिन नहीं करती, लेकिन जब भी करती हूँ बहुत ध्यान से करती हूँ। बहुत सारी चीजें हैं वोकल्स के लिए, वॉइस मॉड्यूलेशन हुआ, थ्रो हुआ, या फिर एक एक वॉइस कंट्रोल हुआ। ये चीजें, इन चीजों का रियाज नियमित रूप से करना बहुत जरूरी हो जाता है, स्पेशली जब आप बिजी हो जाते हो। जब मैं यंग थी, जब मैं सीख रही थी, स्टूडेंट थी, तो काफी वक्त मिल जाता था, लेकिन जब बिजी हुई तो थोड़ा वक्त कम मिलने लगा, बिकॉज स्टूडियोज में ज्यादा रहना या फिर प्रोग्राम्स करना। तो मैं उसका भी लिहाज करके एक्स्ट्रा रियाज उस तरह से करती थी कि मैं, अगर कोई, मान लीजिए कोई खामी आ गई आपके सिंगिंग में, आपको वो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे जैसे एक छोटा सा है कि ये जो विब्राटोज हैं, हम्म। वो कभी-कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो कंट्रोल फिर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम्म। अक्सर आप देखेंगे कि कुछ सिंगर्स हैं, उनके उनके विब्राटोज़ बहुत फैले हुए हो जाते हैं। फिर उसको अंडू करना, उसको वो सीखना भी एक कला है, पर उसको फिर अंडू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम्म। कि आपको अगर किसी गाने में उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं चाहिए, वो बिल्कुल हटा दिए, तो आप नोटिस करें कि वो बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज़ इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर सिंगिंग। हम्म। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें, ये एग्ज़ाम्पल है। और एक आवाज़ चुरा के गाना हम लोग कहते हैं कि बहुत जो यंगस्टर्स हैं या जो नए-नए आते हैं, थोड़े से कॉन्शियस रहते हैं, वो चुरा-चुरा के गाते हैं, तो वो आवाज़, एक जो ब्राइटनेस होती है आवाज़ में, वो डेवलप करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसका एक अलग रियाज़ होता है। और जनरली वॉइस को कंट्रोल में रखना, एक अच्छा स्टेडी वॉइस होना, जब भी आपको अगर सुबह 7 बजे उठ के गाना पड़े या फिर रात के 2 बजे कुछ रिकॉर्ड करने हो, आपकी आवाज़ हमेशा शेप में होनी फ्रेश चाहिए, होनी शेप में चाहिए। होनी चाहिए। बिल्कुल। तो उसके लिए रियाज़ करना और उसको, आवाज़ को, कहते हैं ना, बरकरार रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आई डिड अ लॉट ऑफ दैट, आई स्टिल डू दैट। और जैसे मैंने पहले कहा, बहुत म्यूज़िक सुनती हूँ, कोशिश करती हूँ कि जितना अलग-अलग म्यूज़िक हो, मैं सुनने की कोशिश करती हूँ। इंडियन सुनती हूँ, वेस्टर्न सुनती हूँ, कर्नाटिक सुनती हूँ, इंडियन में हिंदुस्तानी एंड कर्नाटिक सुनती हूँ। वर्ल्ड म्यूजिक बहुत सुनती हूँ, अलग जॉनर्स ऑफ म्यूजिक, जैज हुआ या क्लासिकल हुआ, इंडियन क्लासिकल, वेस्टर्न क्लासिकल, जो भी हिप हॉप, ये वो सब कुछ सुनती हूँ, ऑब्जॉर्व करती हूँ। और कोशिश करती हूँ कि अगर कोई गाना ऐसा मिले मुझे जहाँ पे मैं ऐसा कुछ यूज कर पाऊँ, तो मैं कोशिश करती हूँ। हम्म। दैट इज वेयर लिसनिंग कम्स, यू नो कि अमूमन ये देखा जाता है कि अगर आप एक स्टाइल ऑफ सिंगिंग करते हैं, तो वो कहते हैं कि क्या ये सुनना ज़रूरी है या वो सुनना ज़रूरी है? मैं मानती हूँ कि हाँ, बिल्कुल सुनना ज़रूरी है। आई थिंक एक ऑलराउंड परफॉर्मर, एक ऑलराउंडर होने के लिए ये सब डिफरेंट बहुत जॉनर्स ज़रूरी। सुनने ज़रूरी हैं। जी, जी, जी। मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, मैं यही मानूँगी। अलग अलग जॉनर्स सुनने से, हिप हॉप और ये सब। जी, वेरी नाइस। जी, जी। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने आपके इंटरव्यू में एक सुना था कि बुक्स बहुत ज़्यादा आप पढ़ते हो, तो जी। आर दीज मोस्टली नॉवेल्स या आप कुछ और प्रेफर करते हो, सेल्फ हेल्प, किस तरह की बुक्स में आपकी इन्वॉल्वमेंट रहती है ज़्यादातर? जो भी हाथ में मिल जाए मैं पढ़ लेती हूँ। मैं सेल्फ हेल्प बुक्स में, मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे विश्वास नहीं है, पर मैं प्रेफ़र करती हूँ कि मैं लाइट रीडिंग करूँ। हम्म।
या फिर ऑटोबायोग्राफीज पढूं, मुझे इंस्पिरेशनल चीजें इनमें नजर आती हैं मोर ऑटोबायोग्राफीज। देन सेल्फ। हाँ जी, सेल्फ हेल्प बुक्स में डू दिस डू दैट, शायद कभी कभी मैं एज अ पर्सन आई डोंट थिंक आई क्वाइट गेट दैट। इट्स टू मच टू डू। मैं जान इट्स टू मच टू डू, शायद, या शायद मुझ में उतनी डिसिप्लिन नहीं है कि अगर मुझे 10 चीजें किसी ने कहा हो तो मैं वो कर पाऊं। पर मैं बुक्स, हाँ, मैं बहुत शौक से पढ़ती हूँ और ऑटोबायोग्राफीज बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे लोगों के बारे में वो उन्होंने कैसे अपनी जर्नी एस्टैब्लिश की, या वो किस किस मतलब मंजर से गुजरे, कोई क्या फेवरेट क्या हालात। ऑटोबायोग्राफीज हैं आपकी अभी टॉप ऑफ योर हेड? I loved Lee Iacocca's autobiography when I had read that many many years ago. उसके बाद मैं अभी हाल ही में मैंने एप्पल, स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स, उनका वो पढ़ना शुरू किया, लेकिन वो थोड़ा सर के ऊपर से जा रहा वो है किताब भी बहुत बड़ी बिकॉज, है ना वो। हाँ जी, बिल्कुल बड़ी है और काफी वो टेक्निकल है, तो मेरे लिए थोड़ा सा वो मुश्किल है। लेकिन फॉर मी द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज देयर लाइफ हिस्ट्री। एक्चुअली इंसिडेंटली अभी मैं आंद्रे अगासी जो हाँ। टेनिस प्लेयर हैं, उनका उनकी लिखी हुई ऑटोबायोग्राफी पढ़ रही हूँ, कॉल्ड ओपन। यस। वेरी इंटरेस्टिंग टू ड्रॉ पैरेलल्स बिटवीन देयर लाइव्स एंड आवर्स, आई मीन एज आर्टिस्ट्स एंड स्पोर्ट्स पीपल। एक जो मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में वो बात करते हैं, आई थिंक दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि बहुत हम लोगों में भी आई थिंक बहुत ऐसा वक्त आता है कि आप मेंटली जब वीक हो सकते हम्म। हो, आपको, जैसे आपने पहले कहा, आपको कुछ हासिल नहीं हुआ, या आपके आपने कोई अवार्ड चाहा और वो नहीं मिला, तो वो एक काइंड ऑफ मायूसी जो होती है, वो उससे उभरने के लिए या वो मेंटल स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए बहुत ऐसे बुक्स मैं बहुत पढ़ती हूँ। एंड ऑफ कोर्स लाइट रीडिंग, बहुत फिक्शन वगैरह वगैरह। मैंने भी ना जब इलॉन मस्क पढ़ा और एक और किताब पढ़ी टाटा ग्रुप, तो एक टाटा ग्रुप पढ़ते पढ़ते मुझे समझ में आया कि जैसे हार्डशिप्स पूरी कंट्री, जब एक यूनिट ऑफ मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल गो थ्रू अ हार्डशिप, जैसे उस टाइम वॉर हुई थी, पार्टीशन हुआ था, तो टाटा तब भी एग्जिस्ट करता था जी। और उसके बाद में वॉर के बाद भी एग्जिस्ट करता है वो। और हम्म। कितनी सारी चीज़ें टाटा ग्रुप ने देखी हैं और उन सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए वो लोग कैसे उठे हैं और कैसे वो सब कुछ रिजॉल्व कर चुके हैं। तो जब पैंडेमिक आया हम्म। तब मेरे को ख्याल आ रहा था इस किताब के बारे में कि जी। कैसे दे हैव ऑलरेडी डेल्ट विद सो मैनी वर्स थिंग्स। और एब्सोल्युटली। पैंडेमिक भी आ गया, अब ये लोग एयरलाइन भी संभाल लेंगे अपनी, बिकॉज वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। तो जी जी। बहुत इंस्पिरेशन डेफिनेटली मिलती है। इलॉन मस्क की बुक पढ़ के तो समझ में आया कि ह्यूमन पोटेंशियल एक्चुअली क्या होती है। ये बहुत इंटरेस्ट, ये दिस इज ऑन माय विश लिस्ट। थैंक यू, मुझे आपने याद दिला आपको दिया। बड़ा मज़ा आएगा वो किताब पढ़ने में, बिल्कुल। मेरा पूरा पर्सपेक्टिव लाइफ को लेके चेंज हो चुका है और मैं बहुत फ़ैन हो गया हूँ इलॉन मस्क का। आई मीन आई वाह। द इट्स जस्ट दैट इफ वन गाय हु इंस्पायर्स मी एवरी डे, मतलब मैं हम्म। सुबह उठ के यही सोच रहा होता हूँ कि वेन एवर आई फेस अ प्रॉब्लम, टेक्निकल या फिर म्यूजिकल, या कुछ नहीं हो रहा है लाइफ में, तो एग्जैक्टली जो हम्म। आप कह रहे हो ना कि वो लोग जिन स्ट्रगल्स से निकलते हैं व्हेन यू रीड अबाउट दैट, क्योंकि वो रियल चीज़ें हैं, वो हम्म। बातें अक्यूमुलेशन नहीं है। कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स में हम्म। समझ सकता हूँ कि अक्यूमुलेशन होती है वो, कि इस बिल्कुल। आदमी ने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, तो आप भी ऐसे करो तो आपका अच्छा हो जाएगा। जी। लेकिन वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं होता, तो अब्जॉर्ब करने में, एग्जीक्यूट करने में डेफिनेटली ट्रबल होती है। हाँ। या। तो टॉकिंग अबाउट दिस टाइम, द टाइम व्हेन यू फील लो, व्हेन यू फील द स्ट्रगल, कि जब आप पैरेलल्स ड्रॉ कर रहे हो कि मेरे साथ कुछ होना चाहिए था, नहीं हुआ, बट यू नो हम्म। आई रेड अंद्रे अगासीज बुक, वहाँ पे भी ऐसी हार्डशिप्स थी, एंड आई हम्म। अंडरस्टैंड दिस इज नॉर्मल। आपको कभी ऐसा हम्म। फील हुआ है कि ऐसा कोई फेज आया आपके टाइम पे, आपकी लाइफ में, कि काम कम हो गया, मान लीजिए रिकॉर्डिंग्स कम हो गई, हम्म। शोज कम हो गए, हम्म। तो कभी ऐसा जी। टाइम आया था कि आपको एंग्जाइटी हो गई कि पता नहीं आगे क्या होगा, कैसे करेंगे, शोज आएंगे या नहीं आएंगे, या नहीं आया हम्म। ऐसा टाइम बिल्कुल भी? और अगर आया तो आपने कैसे उसको नेविगेट किया? बिल्कुल आया। आई थिंक ऐसा कोई इंसान नहीं है, कोई आर्टिस्ट नहीं है, कोई कोई भी किसी भी क्षेत्र से आप ले लीजिए, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट नहीं है जिनके जिंदगी में एक लो फेज ना आया हो। मेरी जिंदगी में भी बिल्कुल आया।
और जैसे आपने कहा कि रिकॉर्डिंग्स कम हुए, शोज बहुत कम हुए, एक एंजाइटी बिल्कुल आना तो मतलब इट्स वेरी नेचुरल कि आपको एक एंजाइटी है, क्योंकि आपके इतने सारे एस्पिरेशंस होते हैं, इतने इतने सारे आपने ये बनाया हुआ है कि मैं ख्वाब बुने हैं, जैसे बोलते हैं कि मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना है, और सडनली ऐसे लगता है वो गाड़ी चलते-चलते कहीं रुक गई और आगे बढ़ नहीं रही। तो बहुत इट वाज़ अ बैड फेज़, लेकिन मैं एज़ अ पर्सनैलिटी बहुत काम हूँ। मुझे बहुत सारी चीज़ें रफ़ल नहीं करती ईज़िली, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों को वो तवज्जो नहीं देती हूँ जो शायद बाकी लोग देते हैं कि अ, अरे! अगर ये नहीं मिला तो पैसे नहीं आएँगे, बहुत पैसा कमाने की जिनको होड़ होती हुँ, है, मैं बहुत पैसा कमा नहीं पाऊँगा या पाऊँगी, या फिर मुझे ये नहीं मिलेगा। मैं उन चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा मैं भागी नहीं हूँ। मुझे उन चीज़ों में बहुत इतना शौक नहीं है उन चीज़ों का। तो आई थिंक पर्सनैलिटी मेरी ऐसी है कि मैं बहुत काम हूँ, और मैं चीज़ों को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने लगती हुँ, हूँ फिर। और मैं शांत दिमाग से मैं सोचती हूँ कि क्या करना चाहिए, और फिर मैंने वही किया, फिर मैंने अपना थोड़ा-सा रुख मैंने डाइवर्ट किया। मैं बहुत सारी सारी फ़िल्में कर रही थी, बहुत सारे ये रीजनल फ़िल्मों के गाने वग़ैरह, तो मैं उसमें बहुत बिज़ी थी। तो जब वो कम हुआ, तो मैंने थोड़ा अपना रुख मोड़ा और मैं फिर नॉन फ़िल्म की तरफ बढ़ी। मैं नॉन फ़िल्म एल्बम्स किए, डिवोशनल म्यूज़िक किया, या फिर ग़ज़लें की। क्योंकि मैंने म्यूज़िक जिस तरह मैंने सीखा है, रियाज़ किया है, मैं ईज़िली फिट हो सकती हूँ इन जॉनर्स में भी। वही मैंने पहले कहा कि मैंने इतना डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ म्यूज़िक सुना कि मैं वो सब करने में मैं अपने आप को सक्षम समझती हूँ कि मैं ये कर पाऊँगी। आई जस्ट नीड टू पुट माय सेल्फ इंटू राइट। इट। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कम से कम मैंने कोशिश तो की। तो मैंने लिमिटेशंस नहीं रखे, तो मुझे लगता है कि मैंने उस तरह अपने आप को उभारा, और फिर से वापस मैंने अपनी वो गाड़ी फिर से आगे थोड़ा मैंने अपने आप ढकेला उसको, एंड आई गॉट बैक इनटू रोड। फिर धीरे-धीरे शोज़ भी आने लगे, बाकी गाने भी आने लगे। तो अभी मैं फ़िल्में भी कर रही हूँ, मैं नॉन फ़िल्म एल्बम्स में भी कर रही हूँ। मैंने लास्ट वीक ही एक नॉन फ़िल्म एल्बम का गाना रिकॉर्ड किया है, किसी के लिए, और मैं अभी अपने खुद के गाने, सिंगल्स, जैसे आपने कहा ट्रेंड चला है कि इंटरनेट के ज़रिए हम अपने खुद के गाने रिकॉर्ड कर सकते हैं, यूट्यूब वगैरह-वगैरह, तो वो कर रही हूँ। तो आई डोंट लेट बहुत देर तक नहीं, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है किसी को ये कहना कि मैं तो बिल्कुल ही अपने आप को अफ़ेक्ट होने नहीं देता या होने नहीं देती, या मैं बहुत देर तक उस पे ब्रूड करके मैंने बहुत वक़्त ज़ाया किया। मैं वो उसमें विश्वास नहीं, मैंने थोड़ा-सा संतुलन रखना मैं समझती हूँ बहुत ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज़ एज़ यू नो सौरभ, ये बहुत ही द स्टेक्स आर वेरी हाई। या बहुत आपको जल्दी से आपको पॉपुलैरिटी मिल जाता है, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो आपको सर पे चढ़ा लेते हैं और फिर धाड़ करके नीचे गिरा भी देते हैं। हुँ, वो भी देखा है मैंने, तो आई फ़ील उस पे इट्स अ क्या कहते हैं ना, इट्स अ क्वागमायर। हुँ। उसमें ना जाए तो बेहतर है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने कोशिश की है कि मैं बहुत सारी चीज़ों से अफ़ेक्ट ना हूँ। हाँ, बट अगेन इट्स वेरी यू आर बीइंग ऑनेस्ट कि फ़र्क तो पड़ता है, इफ़ेक्ट तो पड़ता है। जी, बिल्कुल पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ जो आप जी, अपने से पूछते हो कि अब मैं क्या करूँ इस सारी सिचुएशन में और मैं जी। इससे कैसे निकलूँ? देन यू बेसिकली टेक स्टेप्स टुवर्ड्स दैट। एक रिज़ॉल्व अपने आप में एक रिज़ॉल्व बनाना बहुत ज़रूरी है। आपके इर्द-गिर्द जो लोग हैं, वो ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको ये नहीं कि खामख़ा आपको बढ़ावा देते रहे कि आप छा जाओगी, आप छा जाओगे, या ये भी नहीं आपको गिराते रहे। एक एक बैलेंस जो कहते हैं ना, वो ज़रूरी है। आपके अंदर में भी, और आपके जो आस-पास जो लोग हैं वो भी। आपके जो दोस्त हैं या जो हैं, ऐसा होना चाहिए कि ये नहीं कि काम के बारे में ही बात करते रहें हुँ, हमेशा। You have to distract yourself. I won't call it distraction. I would call it काम से भी अलग, डाइवर्ट मे यू बी नो, अ एक लिटिल बिट। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, वो होना चाहिए, ताकि ये इट डज़न्ट बॉग यू हुँ, डाउन। क्योंकि जैसे मैंने कहा, ये हो ही नहीं सकता कि कोई इन चीज़ों से ना गुज़रे और इफ़ेक्ट ना हुँ, हो।
बिल्कुल, बिल्कुल होना बिल्कुल सबकी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आता है और आएगा, और किस तरह आप उसको अपने कंट्रोल में लेते हो और फिर अपना एक आगे ज़िंदगी आप चलाते हो विदाउट गेटिंग हुँ। अफेक्टेड। क्योंकि आप जानते ही हो कि बहुत सारे लोगों को ऐसे आपने सुना है कि वो कहते हैं ना, दे लॉस्ट इट, या दे हाँ, लॉस्ट दे द प्लॉट। लॉस्ट द प्लॉट, यस, ऐसा होता है। जी, आपकी मदर कर्नाटिक सिंगर थी और शी यूज्ड टू जी, सिंग कर्नाटिक म्यूज़िक। आपने चूज़ किया टू स्टडी हिंदुस्तानी क्लासिकल। कोई स्पेसिफिक रीज़न जी। था इसके पीछे कि कर्नाटिक की जगह आपने हिंदुस्तानी स्टडी किया? एक्चुअली ये हमारा चॉइस बिल्कुल नहीं था, ये मॉम-डैड का ही चॉइस था। अ, अम्मा-पापा चेन्नई के चेन्नई से हैं। मतलब हम वी आर बेसिकली साउथ इंडियंस फ्रॉम चेन्नई, लेकिन वो शादी के बाद यहाँ पर आ बसे काम के लिए। और जब हम छोटे थे, मैं और मेरी बहनें, मैं सबसे छोटी हूँ, और हम जब छोटे थे तो हम घर पर ज़्यादा हिंदी, मराठी, जो यहाँ की बोली है, मुंबई की बोली हुँ, है, वो ज़्यादा गाते थे, वो ज़्यादा सुनते थे। तो कहीं न कहीं उनको ऐसे लगा कि इनकी आवाज़ें बड़ी अच्छी हैं, इनको ज़रूर म्यूज़िक की तालीम ज़रूर मिलनी चाहिए, बिकॉज़ आई थिंक वो बहुत इम्पोर्टेंट है। म्यूज़िक सीखना बहुत-बहुत ज़रूरी है। पर उनको ऐसे लगा कि दे आर मोर एक्सपोज्ड टू दिस काइंड ऑफ म्यूज़िक, द नॉर्थ इंडियन स्टाइल ऑफ हुँ। म्यूज़िक। और आवाज़ जो है, दैट आल्सो प्रोबेबली इट साउंड्स it takes a little more effortlessly to that kind of singing हिंदुस्तानी। तो इसीलिए ये उनका डिसीजन था हमको हिंदुस्तानी क्लासिकल तो सिखाना। आप क्या सजेस्ट करते हो अपकमिंग सिंगर्स के लिए एज़ अ स्टडी पाथ इनिशियली कौन-सा अच्छा है? शुड दे चूज़ हिंदुस्तानी फर्स्ट इफ दे हैव टू स्टडी बोथ? या चूज़ करें हिंदुस्तानी या चूज़ करें कर्नाटिक या दोनों करने चाहिए? क्या आप सजेस्ट करते हो एक अपकमिंग सिंगर जो पढ़ना चाहता है म्यूज़िक अच्छी तरह? मुझे ऐसे लगता है कि अ, अगर आप साउथ में ज़्यादा गा रहे हैं, हुँ, तो आप कर्नाटिक ज़रूर सीखें, क्योंकि वहाँ की जो वहाँ के गाने, जो वो जो स्टाइल है, वो ज़्यादा एडैप्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि वी हैव बिकम अ वेरी वेरी ग्लोबल इंडिया। आई डोंट नो व्हाट अदर वर्ड टू यूज़, क्योंकि पहले जो साउथ के सिंगर्स थे बहुत कम यहाँ गाते थे, या मुंबई के जो सिंगर्स बहुत कम वहाँ गाते थे। लेकिन ए आर रहमान रियली पेव्ड द वे फॉर दिस होल यस। एक्सचेंज, एज़ आई कुड कॉल इट दैट। बहुत सारे वहाँ के सिंगर्स हिंदी गाने लगे, हिंदी या मराठी या जो भी है, और एंड लाइकवाइज़। तो आई थिंक अभी वो बैरियर नहीं रहा है। तो मेरे ख़्याल से आप कुछ भी सीख सकते हैं, लेकिन आप कर्नाटिक सीखिए, आप हिंदुस्तानी सीखिए, आप दोनों सीखिए, पर सीखें हुँ, ज़रूर। क्लासिकल की ग्राउंडिंग, इवन वेस्टर्न वेस्टर्न वोकल्स भी सीखना, मैं कहूँगी कि आप हिंदुस्तानी सीखिए, साइड बाय साइड आप वेस्टर्न वोकल्स भी सीखिए, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको बेनिफिशियल होगा। राइट। और जो हिंदुस्तानी, मैं इनफैक्ट अगर कोई वेस्टर्न स्टाइल जो गाते हैं, वो मुझे पूछते, तो मैं उनको यही सलाह देती हूँ कि आप थोड़ा-सा हिंदुस्तानी या कर्नाटिक सीखिए, क्योंकि कुछ इनमें इनमें कुछ ऐसी बातें हैं जो आप सीख के अडैप्ट कर सकते हैं। बट द द बॉटम लाइन इज़ म्यूज़िक ज़रूर सीखिए, क्योंकि इट रियली ओपन्स अप योर माइंड। हुँ, आप आप म्यूज़िक को एक बहुत ही अलग नज़रिए से देखने लगोगे। तो जो भी यंगस्टर्स मुझे आके पूछते हैं, क्या सीखना ज़रूरी है? मैं विगरसली अपना सर हिला के कहती हूँ, हाँ, प्लीज़। कोई आप लाइट क्लासिकल, एक स्टाइल ऑफ म्यूज़िक है लाइट क्लासिकल, वो हाँ, सीखिए, बट प्लीज़ डू लर्न म्यूज़िक। बहुत सारे कहते हैं कि पर इन्होंने तो नहीं सीखा, इन्होंने तो नहीं सीखा। मैं कहती हूँ वो लकी रहे हैं। वो कुछ 2 या 3 ही लोग हैं, और आप नहीं जानते कि वो लोग जिस तरह का रियाज़ करते हैं, आप लोग नहीं हुँ, करते। जैसे बहुत लोग मुझे मिसाल देते हैं किशोर कुमार हुँ, का, कि उन्होंने तो म्यूज़िक कभी बैठ के बाकायदा हिंदुस्तानी क्लासिकल सीखा नहीं। पर बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके घर पर जो माहौल था, वो इतना क्लासिकल, इतना म्यूज़िक सुनते थे कि वो सबकॉन्शियसली वो सुन-सुन कर उन्होंने अपना म्यूज़िक डेवलप किया। करेक्ट। और वो वेस्टर्न म्यूज़िक बहुत सुनते थे, वेस्टर्न आर्टिस्ट को बहुत सुनते थे। इसीलिए उनकी सिंगिंग में वो सारी खूबियाँ थी। हुँ, तो आप कुछ भी सीखिए, पर डेफ़िनिटली
एक फाउंडेशन बहुत ज़रूरी है। हाँ, एक लैंग्वेज भी मिल जाती है ना एग्जीक्यूट करने के लिए। अगर आप रिकॉर्डिंग में हो तो आप बिल्कुल, अपने दिमाग में अपने ट्रांसलेशंस कॉन्स्टेंटली चला सकते हो कि इसको मुझे कैसे याद करना है, एब्सोल्यूट कैसे याद रखना है। हाँ, आप ये बहुत सही कहा आपने, ग्रास्पिंग पावर जो है आपका वो बहुत, बहुत बढ़ जाता हम्म। है। एज अ प्लेबैक सिंगर क्या आप कभी एक्टर को स्टडी करते हो उनके लिए गाने से पहले? जैसे अगर आपको एक स्पेसिफिक एक्टर के लिए गाना है, एक्ट्रेस के लिए गाना है, तो क्या आप टाइम स्पेंड करते हो उनको स्टडी करने के लिए, ताकि जब आप रिकॉर्ड करो उस वॉइस के लिए, उस पर्टिकुलर एक्टर के लिए जो स्क्रीन पे आने वाला है, तो आप उस तरह की फीलिंग्स, उस तरह के इमोशंस को अच्छे से रिकॉर्डिंग में डाल पाओ, गा पाओ? आप क्या ऐसा करते हो? ये पहले होता था। हमको बताया जाता था कि सच एंड सच आर्टिस्ट एक्ट्रेस इज गोइंग टू एसे द रोल ऑफ दिस पर्टिकुलर फिल्म। ये ब्रीफ एक उनका एक कैरेक्टराइजेशन हमको बताते थे। पर वो बाद में बहुत कम होने लगा, क्योंकि टिल द एंड वो ही एक्ट्रेस वो रोल निभा पाएंगी या कर पाएंगे, वो बदल जाता था। तो वो बहुत मुश्किल हो जाता था। मैं ज़्यादातर जो गाने का मूड है वो पकड़ने की कोशिश करती हूँ, और अगर पता चल जाए कि ये आर्टिस्ट निभाने वाली है तो आई डू ऑब्जर्व। जैसे मुझे काजोल के लिए जब गाने मिले थे तो मैंने एक सबकॉन्शियसली उनके जो पहले के जो गाने उन्होंने किए हैं या उन्हें जो निभाए हैं स्क्रीन पर, वो मैंने याद किया। और थोड़ा-सा वो बहुत चुलबुली हैं। शी इज़ अ वेरी वेरी effortless actress of course, and she has this she's very बबली, mischievous, she's got बबली bubbly, पर्सनालिटी। exactly, yeah। तो वो थोड़ा-सा मैंने कोशिश किया कि वो निभा पाऊँ उनकी तरह। प्रीति जिंटा इज़ अनदर वन दैट कम्स टू माय माइंड, उनके लिए कुछ गाने किए थे वो। बट ज़्यादातर मैं जो गाना है उसको ज़्यादा मतलब उसको कहते हैं ना, उसको सीख के उसको उतारने की कोशिश करती हूँ कि गाना क्या चाहता है, व्हाट डज़ द सॉन्ग वांट टू हम्म। कन्वे, और उसको मैं ज़्यादा पकड़ने की कोशिश तो करती ये हूँ वाली जो एक प्रैक्टिस कि है आपके सिंगिंग में पर्टिकुलरली, जैसे जब मैं आपका गाया हुआ गाना सुनता हूँ तो मुझे पूरी, आई एम अब्जॉर्ब्ड अब्जॉर्ब्ड। अगर आलाप भी है, सिंपल सा आलाप है, अगर हुँ, उसमें वर्ड्स भी नहीं है, मैं अब्जॉर्ब्ड हो जाता हूँ, एकदम अंदर चले जाता हूँ कि देयर इज़ अ वेरी स्पेसिफिक फीलिंग अटैच, जिसको क्लासिकल हुँ, म्यूजिक में रूदारी कहते हैं, कि आपने जी, जी। सुना और आपको विजुअल्स आने लग जाते हैं अपनी आंख के सामने। हुँ, तो ये ऑफ जी, कोर्स काफ़ी सारे म्यूजिशियंस में, सिंगर्स में ये चीज़ मिसिंग है आज के टाइम में। जैसे अगर हम सोचते हैं जी, कि किशोर कुमार जी के बारे में, कि जब वो गाते थे तो पूरी कहानी दिखाई देती थी कि इसने ऐसे कहा, उसको ये बिल्कुल, कहा। तो जी। ये क्या इंग्रेडिएंट है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो एक सिंगर अपने जब गाना शुरू करता है तो इट्स मोर देन म्यूजिक। ऑफ कोर्स इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि मुझे जी, सही सुर लगाने हैं या मुझे सही से ऊपर गाना है। जी, तो ऐसी क्या जी। चीज़ आपके अंदर चल रही होती है उस टाइम, आपके दिमाग में, आपकी इमोशन के लेवल पे, कि आप उसको एग्जैक्टली एक्सप्रेस कर पाते हो एक स्टोरी की तरह? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सौरभ, ये बहुत जानना ज़रूरी है लोगों को ये, क्योंकि सब यही पूछते हैं कि क्यों हमको किसी और सिंगर में वो महसूस नहीं होता, ये महसूस नहीं होते। खासकर आज मुझे ज़्यादा सुनाई दे रहा है। मैं ये कहूँगी कि मैं इसका श्रेय दूँगी जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, जो लिरिसिस्ट्स हैं, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, जो भी उस गाने के साथ एसोसिएटेड हैं, मैं उनको ये श्रेय दूँगी। अपने आप को भी दूँगी, क्योंकि इन द एंड मैंने एग्ज़ीक्यूट किया वो गाना। लेकिन एक आर्टिस्ट को ये बहुत ज़रूरी है कि आपको जब गाना मिले, आप लिखिए उसको, आप हर एक वर्ड, हर एक लफ्ज़ को समझें। आप हर एक लाइन में जो इमोशन, जो हर एक वर्ड किस तरह उच्चारण से लेकर, इमोशन से लेकर सुर तो है ही, सुर के बजाय तो फिर जैसे आपने कहा कि सुर लगाना तो सबसे पहले है, अगर वो नहीं है तो फिर देन प्रीटी मच हम्म। यूजलेस। तो ये मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं गाना लिखती हूँ, मैं बैठती हूँ म्यूजिक डायरेक्टर और लिरिसिस्ट के साथ, अच्छी तरह समझ लेती हूँ गाने को, जो ब्रीफ है गाने का कि ये पिक्चराइजेशन ऐसा है, वो यहाँ से यहाँ जाएंगे, ये करेंगे, ये बोलेंगे, वो उस गाने के पीछे अगर कोई अंडर करंट है, जैसे मिसाल के तौर पर चंदा चमके जो गाना हमने किया था फिल्म फना का,
मुझसे कहा गया था बहुत मस्ती मस्ती भरा गाना है, और मैं बिल्कुल उसको उस तरह गा रही थी, लेकिन फिर उन्होंने मुझे काटा और कहा कि नहीं, इसके पीछे एक अंडरकरेंट ऑफ सैडनेस भी है, क्योंकि ये हुआ है उस फिल्म में। तो वो कहीं ना कहीं वो भी आपको रखना पड़ता है हम्म। दिमाग में कि इट्स नॉट एन आउट एंड आउट। तो ये सारी चीजें जब आपको पता चलता है, आपको एक्सपीरियंस भी है कि धीरे धीरे आपको समझ में आने लगता है कि वो क्या चाहते हैं। और बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं जिनकी वर्किंग स्टाइल्स बहुत अलग हैं। तो कोई कोई चाहते हैं कि आप हर लाइन को इमोट करो, कोई चाहते हैं कि पूरे गाने में एक कंसिस्टेंट ऐसा एक होना चाहिए इमोशन। तो वो भी सीखना बहुत जरूरी है कि क्या आपके एक्सपेक्टेशंस, आपसे एक्सपेक्टेशंस क्या है लोगों हम्म। के। मैं मेरे लिए बहुत ये काम आया कि मैं अपने आप को एक बहुत अच्छा लिसनर समझती हूँ। तो मेरे लिए शायद वो ज्यादा काम आया कि मैं बहुत अच्छी तरह सुनती हूँ लोग क्या कहते हैं, वो लिरिक क्या कह रहा है, वो उस लिरिक को उस मेलोडी में किस तरह ढालना चाहिए, ये मैं बहुत ध्यान से सुनती हम्म। हूँ। आई हैव ऑलवेज बीन टोल्ड दिस कि आप बहुत ध्यान से सुनती हैं, इसीलिए आप वो एग्जीक्यूट कर पाती हैं। हम्म। सो मे बी यही आप एज अ लिसनर आप यही मेरे गानों में सुनते हैं फिर। तो क्या आप घर पे एज अ पर्सनल प्रैक्टिस क्या आप बहुत ज़्यादा पोएट्री में इन्वॉल्व हो कि क्योंकि कुछ तो पर्सनल प्रैक्टिस भी होगी इसमें कि अगर एक एक शब्द का कोई वज़न है वो आपने कहीं से जी पहले पर्सनली रिसीव किया होगा, आप आपकी एक पर्सनल जी अंडरस्टैंडिंग होगी उस वज़न के लिए, उस वर्ड के लिए, उस शब्द के लिए। तो क्या आप जी बहुत पोएट्री पढ़ते हो या आप ऐसी कोई चीज़ें पढ़ते हो जिनसे आपकी पर्सनल वोकेबुलरी, पर्सनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड इंक्रीजेस? जी, बिल्कुल। वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन, थैंक यू फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। बहुत कम लोग ये पूछते हैं। बिल्कुल किया है और बिल्कुल अभी भी करती हूँ। पोएट्री पढ़ती हूँ। अगर कोई अ, ऐसी कोई गज़ल मैंने सुनी हो जो मुझे समझ में नहीं आ रही हो, तो मैं रेफ़र करती हूँ। मैंने उर्दू लिखना पढ़ना सीखा है वाओ! अपना तलफ़्फ़ुज़ साफ़ करने के लिए। अगर मैं गज़लें गाना चाहती हूँ, या गज़लें ही क्यों, हिंदी फ़िल्मों के गानों में भी कितने सारे ऐसे उर्दू शब्द हैं जिनमें नुक्ता है नीचे, किसी अल्फ़ाबेट के नीचे वो ही नहीं लगाते। जैसे ख़ास नहीं होता, खबर नहीं होता, इट इज़ ख़ास, या खबर, ख़्वाहिश। बहुत जानना ज़रूरी है, और लैंग्वेज की ब्यूटी यही तो है। अगर आप उसको उसी तरह गा पाओ, बोल पाओ, तो वो और भी निखर के आता है। यस। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं पढ़ूँ। अगर कोई वर्ड समझ में नहीं आता है, तो मेरे पास उर्दू डिक्शनरी है, मैं रेफ़र करती हूँ कि ये इस वर्ड का मीनिंग क्या है, किस तरह उसका करेक्ट प्रोनंसिएशन, उच्चारण कैसे है। और तो ये एक तरह का ये भी एक रियाज़ है जो मैंने किया है, और इसका मुझे कॉम्प्लीमेंट भी मिला है गुलज़ार साहब जैसे लोगों से कि आप आपका डिक्शन बहुत सही है। तो ये एक तरह से ये अलग रियाज़ है जो मैंने किया है और अभी भी कर रही हूँ। और बहुत ज़रूरी है, मैं बहुत-बहुत नॉट ओनली हिंदी, नॉट ओनली उर्दू, इवन लैंग्वेजेज़ में मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। और जैसे मराठी हुआ, बंगाली हुआ, असमीज़ हुआ, मैंने कई सारे गाने गाए हैं। एंड व्हेन आई हियर देम से कि आपका डिक्शन और आपका ये बहुत परफेक्ट है, उसका मैं श्रेय इसी बात पर दूँगी कि जैसे मैंने पहले कहा, मैं बहुत ध्यान से हुँ। सुनती हूँ। आई लिस्टेन, और मुझे भाषा बहुत पसंद है एज़ अ पर्सन। आई लव लिसनिंग टू न्यू लैंग्वेजेज़, बहुत पसंद है। तो मैं जब कोई किसी लैंग्वेज में बात कर रही हूँ, जैसे बंगाली हुआ, तो मैं बहुत ध्यान से सुनती हूँ, और वो जो उस लैंग्वेज का लहज़ा जो है, वज़न जो है, वर्ड्स किस तरह बोलते हैं, वो मैं एब्ज़ॉर्ब करें। सुनती हूँ। हाँ, क कोशिश करती हूँ कि जब मैं वो गाऊँ, तो फिर उसको उसी तरह बोलने की कोशिश करूँ। वेरी कूल। सो अभी आज की डेट में कुछ ऐसा हो गया है हमारा टाइम कि सक्सेस की डेफिनेशन ना व्यूज़ से, सब्सक्राइबर्स से, हुँ, फॉलोअर्स पे आ गई है बात बहुत ज़्यादा। तो मैं जी, आपसे पूछना चाहता हूँ क्योंकि आप उस टाइम से आ रहे हो जब सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स नहीं हुआ करते थे, रियल फैंस हुआ करते थे, वो शोज़ पे आया करते जी, थे फिजिकली, तो नंबर ऑफ ऑडियंस एक्चुअली प्रेजेंट यूज टू डिफाइन अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर द आर्टिस्ट कि कितना सक्सेस आर्टिस्ट को एक्सपीरियंस हुआ है। अब सक्सेस की जी, डेफिनेशन इतनी ज़्यादा बदलती जा रही है बार बार। तो मैं आपसे जी, पूछना चाहता हूँ कि आप सक्सेस कैसे डिफाइन करते हो अपने लिए, और दूसरी चीज़ कि क्या सक्सेस
हर आदमी को अपना अपना डिफाइन करना चाहिए और सबका अपना अपना सब्जेक्टिव सक्सेस की डेफिनेशन होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल होनी चाहिए। आप जो मापदंड होता है हर इंसान का अलग होता है। एंड जस्ट बिकॉज़ किसी ने किसी को ज़्यादा मिल गया, अचीव कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उतने काबिल नहीं हो। या किसी को बहुत ज़्यादा मिला है तो आपको भी ज़रूर मिलेगा बाय अदर मीन्स। मेहनत के अलावा आप जैसे ये कह रहे हैं आप ये जो सिलसिला चला है अभी ये फॉलोवर्स और सब्सक्राइबर्स और यूट्यूब के ये इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं या इंस्टाग्राम के इतने फॉलोवर्स हैं, मैं इतना ज़्यादा इन चीज़ों में मैं इनको इतना तवज्जो नहीं दी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सब फ़ॉल्स है या मैं आई डोंट वांट टू साउंड लाइक दैट बट मैं ये कहूँगी कि कहीं-कहीं हम सब जानते हैं कि ये खरीदा जा हम्म। सकता है, ये सब फेक होते हैं या ये बढ़ा बढ़ा दिया जाता है और इट डज़न्ट रियली कॉरेस्पॉन्ड टू द वर्क दैट दैट यस, पर्सन डज़, वो प्रायोरिटी यू नो सो आर्टिस्ट्री की जगह फॉलोइंग हो जाती है हाँ, प्रायोरिटी। हाँ और कहीं न कहीं आई फ़ील वो भटक जाते हैं हम्म। फिर। ख़ासकर अगर आपको इंस्टेंट पॉपुलैरिटी मिल गई है, तो फिर आप और आपने उसको बहुत ज़्यादा सर पर ले लिया, तो आप भटक जाओगे। मेरा यही मानना है, हमसे यही कहा गया था कि इफ यू लेट दिस गेट टू यू, देन यू विल देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि आप भटक जाओगे। आपका जो लक्ष्य है, आप ज़रूर भटक जाओगे उससे। आप अपना वो लक्ष्य रखिए और आप अपना वो अपनी मेहनत और रियाज़ जो है, वो मत छोड़िए। अगर इसके साथ आपको ये सब मिलता है तो डेफ़िनिटली क्यों नहीं? पॉपुलैरिटी सबको पसंद है, सबको अच्छा लगता है। पर मुझे लगता है कि इन चीज़ों को अ, थोड़ा कम और बाकी चीज़ों को ज़्यादा हाँ, आप नंबर टू तवज्जो होनी दें चाहिए तो फिर लिस्ट में, आर्टिस्ट्री जी, फर्स्ट होनी बिल्कुल। चाहिए, हार्ड वर्क फास्ट होना एब्सोल्यूटली। चाहिए, फर्स्ट होना चाहिए। क्योंकि जैसे आपने ही कहा कि ये ज़रूरी नहीं है अगर किसी आर्टिस्ट के 50 मिलियन फॉलोवर्स हैं, वो आर्टिस्ट किसी और आर्टिस्ट जो शायद और भी ज़्यादा प्रबल और भी ज़्यादा उससे बेटर हो। वो सिर्फ़ किसी रीज़न के लिए, किसी एक गाने या किसी एक चीज़ के लिए पॉपुलर हुआ है और वो घट सकता है जल्दी। वो पॉपुलैरिटी बहुत शेल्फ जल्दी-जल्दी लाइफ घट कम सकती है। होती है। तो बिल्कुल। आप एम की बात कर रहे हो, गोल की बात भी कर रहे हो इसके बीच में कि जी, यू नो दीज थिंग्स, ये दे कैन डाइवर्ट यू, जो आपका विजन है उससे। आपने अपने जी, लिए क्या, जैसे जितनी चीज़ें हुई हैं आपकी लाइफ में एज एन आर्टिस्ट, जी। क्या आप विजुअलाइजेशन में बिलीव करते हो या आप गोल सेटिंग में बिलीव करते हो? आर यू थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर रेगुलरली कि मेरे को 4 साल बाद, 5 साल बाद, अगर टाइमलाइन नहीं भी दी तो कुछ विजुअलाइज करते हो आप अपने फ्यूचर के लिए ऑन अ रेगुलर बेसिस? मैं आपको टाइम तो नहीं देती या मैंने ये जैसे आपने कहा डेडलाइन ये हुआ या फिर मैं अपने आप को 4 साल बाद यहाँ देखना चाहती ये मैं नहीं कभी नहीं किया मैंने। क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक इट्स अ काइंड ऑफ प्रेशर और मैं उस प्रेशर से हमेशा दूर रहना चाहती थी। मुझे ये कभी ये भाया नहीं किसी ने ये कहा कि आपको तो यहाँ होना चाहिए, आपको वहाँ होना चाहिए, आपको ये कर लेना चाहिए, आपको वो कर लेना चाहिए। मैंने उसमें विश्वास नहीं रखा क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा आई फील दीज़ आर ऑल डिस्ट्रैक्शंस। ये आपको आपके गोल से दूजा मेरा गोल ज़रूर विजुअलाइज़ेशन में मैं विश्वास रखती हूँ। कि मैंने आपको एक वो कहते हैं ये आई जैसे आप पहले कह रहे थे ना सेल्फ हेल्प बुक्स हम्म। इसमें अगर विजुअलाइजेशन टेक्निक्स अगर कुछ है तो मैं उसमें विश्वास रखती हूँ ज़रूर क्योंकि वो बहुत जो भी चीज़ पॉज़िटिव होते हैं, जो भी चीज़ आपको एक पॉज़िटिविटी दिलाती है या आपको कहता है कि ये विजुअलाइजेशन से आप एक पॉज़िटिव फ्रेम ऑफ माइंड में कु चीज़ करते हो, तो मैं उसमें विश्वास रखती हूँ। हम्म। तो आई हैव डन दोज़ काइंड ऑफ थिंग्स मैंने गोल सेट किए हैं, मैंने विजुअलाइज़ किया अपने आप को कि मैं वो कर रही हूँ और वो सफल हो रहा है। दोज़ काइंड ऑफ पॉज़िटिव थिंग्स आई डू। बट मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रेशराइज़ नहीं करती कि मुझे फलाना टाइम के अंदर ये मिलना चाहिए या इस साल के अंदर। जैसे हाल ही में मैंने अपने एक दोस्त से कह रही थी कि मैं फ़रवरी के अंदर ये 2 गाने रिलीज़ करना चाहती हूँ और वो हुआ ही नहीं। हम्म। अगर मैंने प्रेशर अपने आप पर बना लिया, बढ़ा लिया होता कि अरे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो फिर एंग्ज़ायटी लेवल्स बढ़ेंगे, आपको स्ट्रेस होगा, खामख़ा
फिर वो जो स्ट्रेस के साथ जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं, इलनेसेस हैं, वो सारा मैं कभी उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में नहीं लाना चाहती थी। हुँ। तो मैं ज़रूर गोल सेट करती हूँ अपने लिए, पर मैं अपने आप को वो टाइम फ्रेम जो है वो नहीं देती। करेक्ट। क्योंकि कई बार हम गोल सेट करते हैं और कम टाइम में भी चीज़ होने वाली होती है, लेकिन उसको ज़्यादा बिल्कुल, टाइम लगा देते हैं। ये भी हो जाता है बिल्कुल, कई बार। बिल्कुल। Great. Maha, thank you so much. We'll जी, conclude this now because I think we've touched almost, no, 45 minutes we've touched, which is very nice. I really enjoyed this conversation. Thank you so much. आप The School of Bass podcast पे आए और call is on. I'm just stopping the recording for now. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, इट वाज़ अ प्लेज़र, इट वाज़ रियली, रियली वंडरफुल चैटिंग विद यू। Thank you so much. Thank you everybody. हम मिलते हैं जल्द next podcast में. Bye bye.